आरएएस साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको प्रदान की जाएगी। आरएएस साक्षात्कार के लिए जो अभ्यर्थी साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते हैं, उन्हें इसका वास्तविक एहसास कराने के लिए आज हमने इससे संबंधित एक पहला सवाल आपके लिए तैयार किया है। और उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि साक्षात्कार बोर्ड का अर्थ क्या होता है और साक्षात्कार बोर्ड की संरचना किस प्रकार की होती है। अधिकांशतः छात्रों के मन में इंटरव्यू को लेकर के काफी उत्सुकता रहती है कि इंटरव्यू कहाँ पर होता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, कितने सदस्य होते हैं, कैसे बैठा जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो हमने आपके लिए ब्लैक बोर्ड पर एक साक्षात्कार बोर्ड का आभासी स्वरूप बनाया है और साक्षात्कार बोर्ड की संरचना बिल्कुल ऐसे ही होती है। एक बड़ा कक्ष होता है, रूम होता है, जिसमें साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य इस प्रकार बैठे होते हैं। सामान्यतः साक्षात्कार बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से बीच वाला अध्यक्ष होता है हमेशा, और उसके दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में 2-2 सदस्य बैठे होते हैं। उसके सामने एक बड़ी सी टेबल होती है जिस पर आपकी फाइल रखी जाती है और आप उसके सामने एक चेयर होती है, वहां पर आप बैठते हैं। इस प्रकार से साक्षात्कार बोर्ड की संरचना लगभग ऐसी होती है। इस संरचना को देख करके आप अपने मन में जो उत्सुकता पैदा हो रही है उसे आप शांत कर सकते हैं। साक्षात्कार बोर्ड का एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसे ही होता है और इसको आप फील कीजिए कि जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में उपस्थित हो चुके हैं और वहां पर आप इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर के सामने उपस्थित हैं और अभी आपसे सवाल किया जाना है। इस प्रकार से इसको आप समझ करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। और इसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि साक्षात्कार बोर्ड के द्वारा सबसे पहला सवाल अभ्यर्थी से किस प्रकार का किया जाता है। सामान्यतः सभी छात्रों से एक सवाल जो साक्षात्कार बोर्ड के द्वारा किया जाता है वो ये है, आपके नाम से संबंधित। यानी आपका कोई नाम है तो आपका वह नाम कैसे रखा गया, उस नाम का कोई विशेष महत्व है अथवा भारत में और दुनिया में नामकरण किस प्रकार किए जाते हैं। तो पहला सवाल यही किया जाता है। इसलिए आपका जो भी नाम है, आप पुरुष हैं महिला हैं, तो अपने नाम का कोई लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ पता कीजिए आज ही कि उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। और फिर उससे संबंधित इंटरव्यू बोर्ड आपसे विभिन्न प्रकार के सवाल करेगा। पहला सवाल ये है कि नामकरण कैसे किए जाते हैं, यानी नाम रखने के पीछे तार्किक और वैज्ञानिक आधार क्या होता है। इसका आदर्श उत्तर, मॉडल आंसर आपको देना चाहिए। चूंकि नाम सभी धर्म पंथ समुदायों में अपनी अपनी स्थापित मान्यताओं के अनुसार रखे जाते हैं। हिंदू धर्म का नोमेनक्लेचर नामकरण हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों और उसकी स्थापित मान्यताओं के आधार पर होता है। इसी प्रकार अन्य धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन और बौद्ध धर्म में भी नामकरण उनके धर्म की मान्यताओं के अनुसार ही रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में सामान्यतः नाम के लिए गोत्र, वंश, परंपरा, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह और प्राकृतिक जो अवयव हैं या ब्रह्मांड की शक्तियों के आधार पर नाम रखे जाते हैं, जिसमें देवी देवता और यक्ष यक्षिणी जैसे भी लोग शामिल हो सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम जगदीश है तो जगदीश, जगत प्लस ईश, यानी ये भगवान के नाम पर हो गया। इसी प्रकार आपका नाम पुरुषोत्तम है तो पुरुषोत्तम ये भगवान के नाम पर हो गया। अगर आपका नाम सरस्वती देवी है तो सरस्वती देवी ये हिंदू संस्कृति के अनुसार देवी परंपरा के आधार पर आपका नाम रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, भारत में जो नामकरण का आधार है वो विभिन्न धर्म संप्रदायों की मान्यताओं के आधार पर होता है। आपको ऐसा ही जवाब इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष देना है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है कि इतिहास में ऐसे नाम बताओ जिनका नाम जिस रूप में रखा गया था वो इतिहास में अपने नाम के अनुरूप बाद में साबित नहीं हुए। तब आप इतिहास से कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इतिहास में कुछ ऐसे नाम भी बताओ जिनका नाम तो काफी बेहतर था, वो अपने नाम के अनुरूप साबित भी हुए। तो आप इतिहास में उदाहरण दे सकते हो। ऐतिहासिक उदाहरण अशोक, हुमायूं, अकबर और अन्य। अशोक मौर्य सम्राट था और अशोक का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके जीवन में कभी दुख नहीं हो, जो कभी शोक नहीं करता हो, जो कभी निराश नहीं होता हो और जो कभी प्रायश्चित नहीं करता हो। लेकिन अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात अपने जीवन में शोक किया, दुख किया, प्रायश्चित किया। 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने जब कलिंग यानी उड़ीसा राज्य पर आक्रमण किया तब वहां इसने काफी निर्दोष लोगों की हत्याएं कराई और उसके पश्चात जीवन भर दुख में रहा, शोक में, संताप में रहा। इसलिए अशोक नामकरण ऐसा है जो अपने नाम के अनुरूप साबित नहीं हुआ, प्रतिकूल सिद्ध हुआ।
क्योंकि अशोक ने जीवन भर प्रायश्चित किया और इस प्रायश्चित को पूरा करने के लिए इसने बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसी प्रकार हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, और जीवन भर यह अपने भाग्य के विपरीत साबित हुआ। यानी हुमायूं जो एक मुगल सम्राट था, 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी के बीच में इसने भारत पर शासन किया। और इतिहास में आपने इसके बारे में काफी पढ़ा है, किस प्रकार एक अफगान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं से भारत का साम्राज्य छीन लिया था और हुमायूं 15 साल के लिए ईरान में निर्वासित रूप में रहा और बाद में इसका पूरा जीवन अपने भाइयों के साथ संघर्ष में व्यतीत हुआ। इस प्रकार हुमायूं अपने नाम के अनुरूप भाग्यशाली साबित नहीं हुआ, जीवन भर परेशान रहा, दुख में रहा, कष्टों में रहा और लड़खड़ाता रहा, भागता रहा और इसी कंडीशन में इसकी डेथ भी हुई। इसी प्रकार अकबर एक ऐसा शासक है जिसका अर्थ होता है ग्रेट, महान, शक्तिशाली, और वास्तव में अपने नाम के अनुरूप सिद्ध भी हुआ। यानी अकबर ने 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट के रूप में भारत पर शासन किया और इस अवधि में इसने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो भी कार्य किए उनसे इसके नाम की ख्याति बढ़ी। तो इस प्रकार आप नामों के पीछे ऐतिहासिक संदर्भ व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड नाम का ऐतिहासिक आधार भी पूछता है। तब इतिहास से लेकर के आप कुछ नाम उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और उनका विवरण आप उनको दिखा सकते हैं। फिर अगला क्रॉस क्वेश्चन इस पर यह किया जा सकता है, क्या नाम जन्म से भौगोलिक और स्थानीय पहचान के रूप में प्राप्त किए जाते हैं अथवा नाम को कमाया जा सकता है? तब आप इसके जवाब दोनों प्रकार से दो कि नाम जन्म के पश्चात हमारी भौगोलिक स्थानीय पहचान के लिए प्रदान किए जाते हैं, किंतु बाद में व्यक्ति को अपने कर्मों, चरित्र और गुणों के आधार पर नाम को कमाना होता है। यानी एक व्यक्ति जिसे जन्म के पश्चात नाम दिया गया था ताकि समाज में और भौगोलिक दृष्टि से उसे एक निश्चित पहचान मिल सके, लेकिन अगर आगे जाकर के वो अच्छे कर्म नहीं करता है, वह चरित्रवान प्राणी और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक नहीं बन पाता है, तब वह अपने नाम को धूमिल कर देगा और अपने नाम की ख्याति को खो देगा। इस प्रकार आप कहो कि नाम आगे जाकर के कमाया जाता है। इस प्रकार नाम एक संस्कार होता है, एक मूल्य होता है। फिर इसको वो प्रूव करवाएगा कि इसको आप सिद्ध कीजिए, तब वो आपसे पूछ सकता है क्या नाम को कमाया जाता है। तो इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हो जो नाम कमा चुके हैं और जिनका आज सांस्कृतिक महत्व है, जो एक मूल्य, संस्कार और परंपरा बन चुके हैं। तब आप नामों का सांस्कृतिक महत्व बता सकते हो, कल्चरल इंपॉर्टेंस। इसमें गौतम बुद्ध, विवेकानंद, शंकराचार्य, मीराबाई, गुरु नानक, कबीरदास जैसी पर्सनैलिटीज को आप शो कर सकते हो। यानी गौतम बुद्ध ने जो कुछ भी अपने जीवन में कमाया और वह सारे संसार को बताया, तो गौतम बुद्ध ने संसार की समस्याओं का विश्लेषण किया और व्यक्ति के जीवन को यथार्थ में बदलने के लिए उन्होंने एक बेहतरीन उपदेश और मार्ग दिया। इसी प्रकार विवेकानंद, शंकराचार्य ने व्यक्ति के भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में समन्वय प्रस्तुत किया। इस प्रकार इन्होंने संसार को जो मार्ग दिखाया वो आगे जाकर के मूल्य बन गया, परंपरा बन गया, नैतिक संस्कार बन गया और इसको आज सारी दुनिया मानती है। इस प्रकार नाम एक मूल्य होता है, संस्कार होता है और इसका सांस्कृतिक महत्व होता है जो हमेशा सदियों सदियों तक बना रहता है। इस प्रकार नाम से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं। इसलिए आज का हमारा पहला सवाल यही था कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे आपके नाम का अर्थ पूछेगा, नाम किस प्रकार रखे जाते हैं आपको उसका आधार बताना है, विभिन्न धर्मों के नामों में अंतर क्यों किया पाया जाता है, क्योंकि विभिन्न धर्मों की धार्मिक मान्यताएं पूरी तरह से अलग अलग होती हैं और नाम हमेशा उन धर्मों की धार्मिक मान्यताओं के आधार पर रखे जाते हैं। क्या नाम संस्कार होता है, क्या नाम कमाया जाता है, क्या नामों का कोई ऐतिहासिक संदर्भ होता है, क्या नामों का कोई सांस्कृतिक महत्व होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस नाम को लेकर के किए जाते हैं। आप इसको सुनने के पश्चात पूरा अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। मैंने जो आंसर बताया है एक गाइडलाइन के रूप में, इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ करेक्शन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और अपना एक स्ट्रॉन्ग मत, ओपिनियन इस पर बताओ कि मुझे नाम को लेकर के जो भी सवाल किया जाएगा इस प्रकार से अपना पक्ष रखना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।